तो हेलो फ्रेंड्स, फिर से आ गए हैं आपके साथ एक और नया वीडियो लेक्चर लेके, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं एमएससी सीरीज के ही एक दूसरा एमएससी के बारे में, जो कि बॉटनी डिपार्टमेंट करवाता है। ठीक है, इससे पहले के वीडियोस में हम लोगों ने दूसरे डिपार्टमेंट्स की बात की थी। अब हम लोग बात करने वाले हैं बॉटनी डिपार्टमेंट, लखनऊ विश्वविद्यालय विद्यालय का कौन कौन से कोर्सेज एमएससी में मेजरली करवाता है। ठीक है, इसमें 3 कोर्सेज के बारे में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग अपना एक विश्व प्रसिद्ध कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, जो कि है रेड कलर। ठीक है, तो बॉटनी डिपार्टमेंट में सबसे पहला जो कोर्स होता है वो होता है एमएससी इन बॉटनी। क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है, बॉटनी डिपार्टमेंट है तो एमएससी इन बॉटनी होता है। और सबसे ज्यादा सीटें इसी कोर्स में होती हैं बॉटनी डिपार्टमेंट की, और सबसे ज्यादा बच्चे इसी के लिए ही अप्लाई करते हैं। ठीक है, बॉटनी अक्सर बायोलॉजी पढ़े हुए बच्चों का एक बहुत फेमस या फिर फेवरेट सब्जेक्ट में से एक होता है। उसके बाद आता है सेकंड नंबर पे एक कमर्शियल या फिर ट्रेडिशनल कोर्स के थोड़ा सा कोर्स है, जिसको हम लोग बोलते हैं एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी। क्या होता है? एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो आपको पता ही है, माइक्रो मतलब क्या होता है? माइक्रोब से रिलेटेड, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बता रहा हो, उसकी बायोलॉजी मतलब उसकी लाइफ के बारे में डिस्कस करना, कैसे क्या होता है, वो सब हम लोग माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं। और बॉटनी तो आपको पता ही है, द साइंस ऑफ प्लांट्स। ठीक है, उसके बाद आता है आपका इन्वायरमेंटल साइंसेस। ठीक है, इन्वायरमेंटल साइंसेस आजकल की आप देख रहे हैं कि जगह जगह पे यूरोप में, इनफैक्ट इंडिया में भी काफ़ी असर है उसका। हीट वेव्स आ रही हैं। ठीक है, क्यों आ रही हैं? क्लाइमेट चेंज की वजह से आ रही हैं। उसके बाद इन्वायरमेंट में हमारी जितनी भी नदियां हैं वो सब पॉल्यूट हो रही हैं, गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम्स लगाती हैं। तो इसके बारे में हम लोग किस में पढ़ते हैं? इन्वायरमेंटल साइंसेस में पढ़ते हैं। और इसका क्या स्कोप है? इसका ये मत समझिए कि एक नॉर्मल ऐसा कोर्स है जो आपने ले लिया है इसके लिए प्रिपरेशन करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी हायर स्टडीज़ के लिए। ठीक है, इसकी बहुत स्कोप होती है, हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। एंट्रेंस में क्या क्या चीज़ें आती आती हैं वो भी हम धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे। तो सेकेंड स्लाइड पे हम लोग जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले मास्टर्स इन बॉटनी के बारे में बात करते हैं। क्या बात है? मास्टर इन बॉटनी के बारे में। तो अगर हम लोग थोड़ा सा वाइड स्पेक्ट्रम देखें, ठीक है, तो बॉटनी किस किस में काम आती है? सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है? एलिजिबिलिटी के लिए आपको बीएससी में आपका बॉटनी एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, और अगर नहीं भी है तो आप कुछ अलग सर्टिफिकेट्स लगा के बॉटनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप करियर पाथ के बारे में बात करते हैं, तो करियर पाथ इसमें कौन कौन से होते हैं वो उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। आप डायरेक्ट एकेडमिया से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको पता है असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरशिप, सबसे ज़्यादा वैकेंसी कौन से सब्जेक्ट से निकलती हैं? बॉटनी से। ठीक है, बॉटनी और जोलॉजी से, मतलब बायोलॉजिकल फील्ड में। और कोर फील्ड में कौन सी? बॉटनी एंड जोलॉजी। तो बॉटनी के बारे में बात कर रहे हैं तो बहुत इजी है कि आप अगर अच्छा थोड़ा सा करें, अगर आप सब्जेक्ट की डीप में डेप्थ में समझें, और आप नेट जेआरएफ को एटलीस्ट एलएस तक या फिर लेक्चरशिप तक निकाल पाए। अगर आपके रैंक, अगर आपकी क्या बोलते हैं, कैटेगरी के हिसाब से अगर आपकी उतनी रैंक आती है, तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको कोई गवर्नमेंट टीचर बनने का मौका मिल सकता है। एकेडमी में आप टेक्नीशियन, प्रोफेसर, इंस्ट्रक्टर तीनों बन सकते हैं। बॉटनी में अलग अलग फील्ड होती हैं, जैसे कि आप मशरूम कल्टीवेशन के बारे में बात कर सकते हैं या किसी के बारे में बात कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों के आप एज अ टेक्नीशियन भी बन सकते हैं। उसके बाद आपका आता है एजुकेशन आउटरीच। जैसे नेचर सेंटर से सेकेंडरी स्कूल्स में आप जा जाके मोटिवेट कर सकते हैं। आप जगह जगह पे जाके रिसर्च कर सकते हैं, अपनी बता सकते हैं कि पर्टिकुलर प्लांट की क्या अहमियत है और क्या चीज़ है। और इसके लिए आपको अलग अलग एनजीओ से अलग अलग फंडिंग्स भी मिलती हैं। उसके बाद ये कोर्स करके आप डायरेक्ट गवर्नमेंट में जुड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे आप डिपार्टमेंट ऑफ कंजर्वेशन, लैंड मैनेजमेंट एक्सेट्रा और पॉलिसी और इनके लॉ मेकिंग में आप काम कर सकते हैं। तो आपको पता है कि इतनी आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी। आपको पता होगा अभी कुछ समय पहले अरावली हिल्स पे विवाद हुआ था। ठीक है, तो उसको बनाया किसने था? उनको इन्हीं साइंटिस्ट ने, बॉटनी, जूलॉजी, ठीक है, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, इन सब के साइंटिस्ट ने मिलके बताया था कि नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बारे में हम लोग इन्वायरमेंटल इश्यूज में एमएससी इन्वायरमेंटल साइंसेस के बारे में ज़्यादा आगे डिस्कस करेंगे। नॉन प्रॉफिट में आप बोटेनिकल गार्डन, म्यूजियम और इंटरनेशनल सर्विसेज में भी, जी हाँ, इंटरनेशनल सर्विसेज में भी। ठीक है, अगर म्यूजियम की बात करते हैं तो आप मुझे एक क्वेश्चन बताइए। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब आंसर दीजिए कि दुनिया का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन कहाँ है? ठीक है, पिछले वीडियोस में भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे, इस वीडियोस का भी है क्वेश्चन कि दुनिया का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन कहाँ पाया जाता है। ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ नहीं,
आप तैयारी कर रहे हैं, आप नीचे कमेंट में आंसर लिखिए, ठीक है। और ये था आपका आज का बॉटनी से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आप इंडस्ट्रीज में डायरेक्ट जा सकते हैं, जैसे कि आप क्रॉप इंप्रूवमेंट में जा सकते हैं, साइंस की राइटिंग में जा सकते हैं, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में जा सकते हैं। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा कि डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी बॉटनी के एमएससी के साथ इन्वायरमेंट वाला कोर्स क्यों चलाती है, क्योंकि इन्वायरमेंटल इश्यूज जो होते हैं वो मेजरली किसको अफेक्ट करते हैं, लाइफ को। कौन सी लाइफ को? सबसे पहले प्लांट की लाइफ को, ठीक है, फ्लोरा एंड फाउना, ठीक है। तो जो फ्लोरा है, जो प्लांट की लाइफ है, उसको सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं। अब हम लोग आते हैं इसके एंट्रेंस के बारे में, ठीक है, इसके एंट्रेंस के बारे में आते हैं और बताते हैं कि एक सेकेंड, तो मैं इसको सेट कर लूँ, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि इसके एंट्रेंस में क्या क्या आता है, ठीक है। आपको पता है कि इसके एंट्रेंस में सबसे ज्यादा क्या आएगा? ऑब्वियसली बॉटनी, ठीक है। तो बॉटनी का सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है, कि एमएससी में ये क्या करवाना चाहते हैं, जो आपको पहले से पढ़ के आना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा बात करें, तो सबसे पहले आपका आता है फर्स्ट सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे पहले आपको, जैसे आपने बीएससी में भी फर्स्ट सेमेस्टर में आपने बॉटनी के बारे में पढ़ा था, आपने वायरसेस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। वायरसेस की कौन कौन सी सिमेट्री होती हैं, वो इंपॉर्टेंट होता है इस वाले एग्जाम के लिए, ठीक है। तो वही चीज आपको यहाँ पे आते आते पढ़ाया जाता है, जो कि होती है लोअर बॉटनी, लोअर प्लांट की बॉटनी। सबसे पहले आपको माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट किया है, तो देखिए कितनी अच्छी बात, आप बॉटनी के साथ साथ आपको माइक्रोबायोलॉजी भी पढ़ने का मौका मिल रहा है, ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजी, उसके बाद आपको फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, पैलियोबॉटनी। पैलियोबॉटनी तक आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं। उसके बाद आपका प्लांट रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड कंजर्वेशन, जो कि कई कई बार बीएससी का एक सबसे लास्ट में वैल्यू एडेड कोर्स भी होता है, वो यहाँ पर एमएससी में है। तो इसका मतलब ये समझ सकते हैं, प्लांट रिसोर्स यूटिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके एमएससी के इंट्रेंस इन बॉटनी के लिए, ठीक है। उसके बाद आप प्लांट डेवलपमेंटल और प्लांट के रिप्रोडक्शन के बारे में आप बात करते हैं, ठीक है। कौन कौन से डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन, कौन कौन से स्ट्रक्चर बनते हैं, पहले स्ट्रक्चर क्या थे, बाद में स्ट्रक्चर क्या थे, कौन कौन से गैमीट्स आते हैं, मेल गैमीट किससे डेवलप होता है, कितने सेल का होता है, ये सब बेसिक बेसिक चीज़ें आपको इसमें पढ़नी होती हैं, ठीक है। साइटोजेनेसिस, प्लांट ब्रीडिंग, अब यहाँ पे शुरू होता है थोड़ा सा बड़ी चीज, जो कि है मॉलिकुलर बायोलॉजी। उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है। एकेडमिक टूर पे भी जाते हैं आप, ठीक है, आपको जगह जगह जाना होता है। फिर आप मशरूम कल्टीवेशन करते हैं, इको टूरिज्म, ये सब आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फोर्थ सेमेस्टर में आपके पास गार्डनिंग एंड लैंडस्केपिंग होती है, आपके पास थीसिस सबमिशन एंड डिसर्टेशन भी होती है। तो ये था आपका मोटा मोटा बॉटनी के ऊपर, कि आप बॉटनी में क्या क्या करते हो, बॉटनी का क्या मेजर रहते हैं आपके, ठीक है। इंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं। तो इंट्रेंस एग्जाम के लिए सबसे जो मैं कोर साइंसेस की, जो कि बॉटनी और जूलॉजी और केमिस्ट्री और जो कोर साइंसेस पढ़ रहा है, तो उसके लिए सबसे मैं जो इजी चीज़ बोलूँगा कि आप कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि आप अपने, अगर आपने नोट्स बनाए तो वेल एंड गुड, नहीं बनाए तो आपने कहीं से तो पढ़ा होगा, आपने कहीं से तो पढ़ा होगा कि बीएससी में, तो बीएससी में आपने बॉटनी में जो जो चीज़ें पढ़ी हैं, वो सारी चीज़ें आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए। उसमें से 4 से 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जो कि अभी मैं बताने वाला हूँ, वो चीज़ें आप ज़रूर पढ़िए। जिसमें आपकी सबसे पहली बात आती है आपकी बॉटनी ऑफ, या फिर हम लोग ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं उसमें, तो बहुत ज़्यादा उसको लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत, ठीक है। हम लोग लोअर बॉटनी लिख सकते हैं, लोअर बॉटनी। लोअर बॉटनी में जो आपका नॉमेनक्लेचर्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्या क्या आता है, एल्गी से शुरू होता है, फिर आपके पास वायरसेस आते हैं, आप थोड़े से बैक्टीरिया के बारे में भी पढ़ते हैं, जो कि आप माइक्रोबायोलॉजी में भी पढ़ते हैं। बैक्टीरिया की कौन कौन सी, सॉरी, वायरस की कौन कौन सी सिमेट्री होती है, प्रियॉन्स के बारे में, वायरॉइड्स के बारे में, ठीक है। थोड़े थोड़े आप प्रोटोजोन्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसको आप यहाँ पर लोअर में ही क्लासीफाई करके करते हैं, ठीक है। जैसे आपके डाइनोफ्लैजिलेट्स हो गए, और आपके उधर के जितने भी चीज़ हो गई, क्राइसोफाइट्स हो गई, इन सब के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ता है। तो ये सब आपका लोअर बॉटनी में आ जाता है। लोअर बॉटनी के बाद आपकी हायर बॉटनी आती है, जो आपका, या ऐसे कर सकते हैं हम लोग, जो कि आपका फ्लावरिंग प्लांट्स के रिलेटेड बॉटनी होती है। किसमें? फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है।
फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो भी आप यहाँ पे पढ़ेंगे। अब फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों के एग्जाम्पल कौन कौन से, लार्जेस्ट सीड किसका होता है, ठीक है। क्वेश्चन मैंने पहले पूछ चुका था, इसलिए अब मैं इस पे क्वेश्चन पूछ नहीं सकता हूँ, वरना इसको भी आपको कमेंट में लिखने को बोलता था कि लार्जेस्ट सीड किसका होता है। आपका मन चाहे तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट सीड के बारे में आ सकता है। उसके बाद जो साइंटिस्ट ने काम किया है, ठीक है, जो क्लासिफिकेशन सिस्टम काम हुआ है, जैसे कि आपका तख्ताजन क्लासिफिकेशन सिस्टम हुआ है, जो कि नॉर्मल और एबनॉर्मल क्लासिफिकेशन सिस्टम हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ेंगी इन बॉटनी। तो ये सब चीज़ें हम आपको बताएंगे ऑब्वियसली। इसमें क्या कहते हैं, जो आपका वीडियो लेक्चर सीरीज आएगी उसमें सारे एमसीक्यू विद इन हर एक चैप्टर, हर एक पॉइंट मैं आपको 10-10, 20-20 एमसीक्यू दूंगा, और वही एमसीक्यूज में और थोड़ा थोड़ा बीच बीच में टॉपिक्स भी बताता रहूँगा। ये सारी चीज़ें आपको करके और बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो आप बिल्कुल एनसेश वाले ऐप को डाउनलोड करिए, उसमें चेकआउट करिए। वीडियो लेक्चर के लिए आप बहुत नॉमिनल सी जो फीस है उसको भरिए, और ये यूट्यूब पे भी आपको अवेलेबल होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसमें एक फाइनल लास्ट चीज जो कि लगभग सारी साइंस की फील्ड में इंपॉर्टेंट होती है। वो क्या होता है, उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा क्या, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट कौन कौन से अमीनो एसिड अबेंडेंट होते हैं, वीट में कौन से अमीनो एसिड अबेंडेंट होते हैं, अलग अलग प्लांट्स में अमीनो एसिड कैसे सिंथेसाइज होते हैं, नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। उसके बाद ग्लाइकोबायोलॉजी इन प्लांट्स, प्लांट में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, वो सब भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज में से एक है, और ये भी आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आपका एक और पॉइंट आ जाता है जिसको आपको बोलते हैं साइटोजेनेटिक्स, साइटोजेनेटिक्स। टॉपिक अगर आप कहीं से पढ़ लेंगे किसी भी अच्छी किताब से, तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, पर आप अभी पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम बचा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, लेक्चर्स को रिव्यू करिए, और जो भी आपके पास नोट्स पहले से बने हैं तो वेल एंड गुड, नहीं बने हैं तो एमसीक्यूज का ज़्यादा कहीं से भी ढूंढ के आप उसको लगाइए, हम प्रोवाइड करेंगे ही, ठीक है। उसके बाद आपका आता है सेकंड, मास्टर्स इन इन्वायरमेंटल साइंसेस, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को अजीब लगेगा कि इन्वायरमेंटल साइंसेस क्या है, हमें क्या करने की जरूरत है इन्वायरमेंटल साइंसेस, बट मैं आपको बात बता रहा हूँ, ठीक है। फ्यूचर जो है वो इन्वायरमेंटल साइंस में जरूर दिखता है। क्यों दिखता है, आपको पता होगा कि बहुत सारे हमारे टाइगर्स हैं या फिर हमारी बर्ड्स की स्पीशीज हैं वो क्या हो गई हैं, एक्सटिंक्ट हो गई हैं, ठीक है। उसके अलावा इन सब स्पीशीज के एक्सटेंशन में, ठीक है, और जो जो चीज़ें हो रही हैं हमारे उसमें, कहीं पे तापमान बढ़ रहा है, कहीं पे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, बारिश हो नहीं रही है, मुंबई में पानी खत्म हो गया है, 10 प्रकार की चीज़ें हैं। तो ये सब हो किसकी वजह से रहा है, इन्वायरमेंट की वजह से, ठीक है। तो इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट जैसे कि आपने इनका नाम सुना होगा, ये कौन है, ये वेल रिस्पेक्टेड हमारे सोनम वांगचुक सर है, ठीक है। इनके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है, कौन सी मूवी है आप आंसर बताइएगा, ठीक है। उसके अलावा इनको आपने जाना होगा, इनका क्या नाम है, इनका नाम है ग्रेटा थर्नबर्ग, ठीक है। एक 16 से 18 साल की लड़की जो कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे एक बड़े डिक्टेटर से, मैं तो डिक्टेटर ही कहूंगा क्योंकि जिस हिसाब से वो सब अपना काम करते हैं, ऑल्दो प्रेसिडेंट है वेल रिस्पेक्टेड, ठीक है, पर उनसे जाके लड़ ली है, ठीक है। तो आप क्या सोच सकते हैं, ऐसे ही लड़ लेंगे, नहीं, इनको बहुत सारी नॉलेज है। नॉलेज किससे आती है, इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ के। तो अगर मैं इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में बताऊं, तो इन्वायरमेंटल साइंस में आप क्या क्या कर सकते हो, सबसे पहले आप इन्वायरमेंटल साइंस खुद पढ़ के दूसरों को पढ़ा सकते हो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। आप सिर्फ पढ़ो मत, पढ़ाओ, ज्ञान जो है वो बांटने से बढ़ती है। तो वो हो गई आपकी एकेडमी। फिर आप ग्रीन मार्केटिंग में सपोर्ट कर सकते हैं, ग्रीन मीडिया कर सकते हैं, ये सब आपका अवेयरनेस काम है। देखो ग्रीन मीडिया के ही तो सभी ये लोग हैं, ठीक है। उसके बाद आप ग्रीन एडवोकेसी में काम कर सकते हैं, एडवोकेसी में काम कर सकते हैं, मतलब आप लॉ को इम्प्लीमेंट करने में काम करो। अब बताओ कि नहीं ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, इन्वायरमेंट के लिए चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, स्पीशीज एक्सटेंट हो रही है, फीजेंट एक्सटेंट हो रही है, और यहाँ पे हमारे टाइगर्स एक्सटेंट हो रहे हैं, आप ये सब बताइए उसको, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रीज, कैसे इंडस्ट्रीज काम कर रही है, ठीक है, क्या पर्टिकुलर यूज़ करा हुआ पेट्रोल हमारे लिए सही है, क्या वो सही नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी, जैसे टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च इन्वायरमेंटल में, लखनऊ में एक CSIR की लैब है IITR,
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च, ठीक है। उसमें बड़े बड़े डिपार्टमेंट ही इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी पे बेस्ड हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी लैब्स ही उस पर बेस्ड हैं, आप उसमें जा सकते हैं। तो कंसल्टेंसी में जा सकते हैं आप, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वही बात थी, IITR में आप जा सकते हैं। और बहुत स्कोप है इसमें, मतलब लोगों को चाहिए ऐसे लोग जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि जल है तभी तो कल है, ठीक है। तो पानी नहीं बच रहा है लोगों के पास, ठीक है, इतनी गर्मी है, क्या करें लोग, नदी में कूद रहे हैं, नदी का पानी अलग खोल रहा है, ठीक है, पता चला कि इंसान गिर रहे हैं और ऊपर कुछ और बन के निकल रहे हैं, ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये सब करना है। उसके बाद आप एनजीओ के साथ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप जुड़ के आप एक्टिविस्ट का काम कर सकते हैं, और आपको एक हेल्दी सैलरी भी ऑफर होगी। उसके बाद आप इंटरनेशनल एजेंसीज में काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में काम कर सकते हैं, ठीक है। आपको पता होगा इसमें एक और चीज़ है, जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, तो इन्वायरमेंटल साइंस उनका एक वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स में से एक होता है। तो इन्वायरमेंटल साइंस भी आप एज अ गवर्नमेंट जॉब के लिए भी पढ़ सकते हैं, और अगर आपको आगे रिसर्च वगैरह में जाना है आप उसमें भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसका पेपर पैटर्न कैसा होता है, क्या क्या इसमें आता है। सबसे पहले सिलेबस के बारे में 2 मिनट में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सिलेबस के बारे में अगर हम डिस्कस करें, एक सेकंड में इसको सेट कर लूँ, ठीक है। ठीक है, सिलेबस के बारे में डिस्कस करूँ तो सबसे पहले आता है हमारा सेमेस्टर 1 का सिलेबस। उसमें आपको अर्थ एंड इट्स एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन, बायोटिक रिसोर्सेज, रेडिएशन, नॉइज, इंडस्ट्रीज, वही जनरल बेसिक टॉपिक जो होता है नॉर्मल इन्वायरमेंट का, कि आप इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, क्या क्या पोल्यूशंस होते हैं, टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस होते हैं, ये सब आपको पढ़ने का मौका मिलता है, ठीक है। सेकंड में आपका आकर बायोटेक कम्युनिटी एंड कम्युनिटी डायनेमिक्स के बारे में पढ़ने को मिलता है, जो कि हम लोग इकोसिस्टम और इकोलॉजी के बारे में बात करें। इन्वायरमेंट इज व्हाट, ठीक है, इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी, ठीक है, हमारे आसपास की सब चीज़ इन्वायरमेंट है। बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स का रिलेशन इन्वायरमेंट है, ठीक है। उसके बाद आपको डिफरेंट डिफरेंट हर्बेरियम बनाने को बात की जाएगी, और आपको प्लांट्स के बारे में जानने को बात करी जाएगी, आपको एनिमल स्टडीज करने को मिलेगी इसमें, ठीक है। उसके बाद एबायोटिक नेचुरल रिसोर्सेज, बायोटिक रिस्पॉन्सेज टू एनवायरमेंट, ठीक है, इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट, ठीक है। उसके बाद आपका एकेडमिक टूर होगा, वेटलैंड एंड देयर मैनेजमेंट आपको पढ़ना पड़ेगा, नैनो टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अब थर्ड सेमेस्टर में थोड़ा सा रिसर्च बेस्ड भी काम होने वाला है, जिसमें आपको नैनो टेक्नोलॉजी और रिसर्च बेस्ड एग्रीकल्चर पे बात करी जाएगी, जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब थोड़ा थोड़ा चीज़ें आप बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री से भी रिलेट करके आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको एक इंटर्नशिप करने को मिलेगा, ठीक है, जो कि आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। फोर्थ सेमेस्टर में आपका मास्टर थीसिस और डिसर्टेशन का काम होगा, इसका काम होगा मास्टर थीसिस और डिसर्टेशन का काम होगा। तो ये सब चीज़ें आपकी इन्वायरमेंट में होगी। एग्ज़ाम के बारे में क्या पढ़े, कैसे पढ़ें, तो एग्ज़ाम के बारे में पढ़ने के लिए अगर किसी ने भी इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के बारे में बोलूँगा, अगर मैं बताऊँ कि अगर आपने CVT का एग्ज़ाम दिया है कभी, ठीक है, CVT का एग्ज़ाम देने के जब भी आप करते हैं तो आपके पास कुछ नोट्स बने होते हैं, ठीक है। उस नोट्स में एक टॉपिक होता है इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी या फिर इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में, इन्वायरमेंटल बायोकेमिस्ट्री किसी भी नाम से होता है, तो उसको आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके अलावा ये चीज़ हम लोग प्रोवाइड करेंगे, जिसमें सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा पॉल्यूशन, ठीक है, पहला टॉपिक। उसके बाद इन्वायरमेंट रिलेशंस, इन्वायरमेंट के रिलेशंस, बायोटेक बायोटेक सबके आपस में रिलेशंस, ये चीज़। उसके बाद जो थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इन्वायरमेंट में, वो होती है फैक्ट्स। क्या होते हैं? फैक्ट्स। फैक्ट्स हैं गवर्नमेंट स्कीम्स, स्कीम्स ये आपको पढ़ने की बहुत ज़रूरी है कि कौन से फैक्ट्स और कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स आई हैं इन्वायरमेंट के ऊपर। उसके बाद रीजन का या फिर रिसेंट करंट अफेयर बोलना सही इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, इसको बोलेंगे करंट अफेयर्स, ठीक है। इसमें आपको पूरे दुनिया भर की नहीं पढ़नी है कि दुनिया भर में क्या लड़ाई हो रही है, क्या हो रही है, हम लोग को बस वो जानना है कि इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, तो इन्वायरमेंट। उसके बाद जनरल बायोलॉजी आती है, जिसमें आपकी प्लांट बायोलॉजी, ठीक है, मॉलिक्यूलर, ठीक है, स्पीशीज बायोलॉजी, ठीक है, सेल बायोलॉजी, ये सब चीज़ें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो ये सब आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ तक था आपका MSc इन इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, ठीक है, इन्वायरमेंटल साइंसेस।
तो इसके बाद हम लोग माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बात करने जा रहे हैं, और इसका जो भी कंटेंट है वो आपको किस में मिल जाएगा, आपको इसी ऐप में, अंशेष वाला ऐप और वीडियो लेक्चर सीरीज में मिल जाएगा। अब बात करते हैं मास्टर्स इन माइक्रोबायोलॉजी। मेरे ख्याल से अगर बॉटनी कोई भी स्पेशलाइज कोर्स करवाता है तो उसमें सबसे बड़ा स्पेशलाइज कोर्स जो होता है वो आपका मास्टर इन माइक्रोबायोलॉजी ही है। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी इज नॉट जस्ट अ एकेडमिक कोर्स, ठीक है, इट इज अ प्रैक्टिकल कोर्स, इट इज ऑल अबाउट रिसर्च और ये सब चीज़ें, ठीक है। प्लस बड़ी बात क्या है, माइक्रोबायोलॉजी की जो भी आपको जॉब्स निकलती हैं, जो भी निकलती हैं वो आपको हर जगह मिलती हैं। आपको हॉस्पिटल्स में जॉब मिल सकती हैं, आपको क्या कहते हैं अलग अलग जगह पे, नर्सिंग में भी माइक्रोबायोलॉजी की इंपॉर्टेंस होती है। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती हैं, ठीक है। पर एक बार हम लोग मोटा मोटा इसका स्कोप देख लेते हैं कि कहाँ क्या क्या इसका स्कोप है। सबसे पहला जो इसका स्कोप आता है वो आता है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। किसका? मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी क्या? आपको पता है कि बहुत सारे पैथोजेनिक डिजीजेस होती हैं या पैथोजेंस होते हैं जो कि डिजीजेस कॉज करते हैं, ठीक है। तो आप मुझे किसी 2 या 3 पैथोजेनिक डिजीजेस और उसके पैथोजेनिक जो भी बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं या प्रोटोजोआ जो भी हैं, आप उसका कमेंट में मुझे यहाँ पर नाम लिख के बताइएगा, ठीक है। तो ये था आपका माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन। अभी 2 चीज़ का क्वेश्चन मैं पूछ चुका हूँ। उसके बाद आता है फूड एंड डेयरी माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, माइक्रोबियल एंड क्वालिटी कंट्रोल, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, सिंथेटिक बायोलॉजी, ठीक है। माइक्रोबियल डाइवर्सिटीज, जो भी माइक्रोब्स हैं, नए-नए माइक्रोब्स हैं। आपको पता है कि एक फैक्ट बताता हूँ, ठीक है। एंटार्क्टिका कैसी जगह है? कंप्लीट ठंड है, ग्लेशियर्स हैं वहाँ पे, सब चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा डर जो है बड़े-बड़े जो एनवायरनमेंट के साइंटिस्ट को है, वो अंटार्कटिका की बर्फ़ पिघलने से है। लोग कहते हैं कि अरे इतनी सारी तो बर्फ़ है, हमें 50 साल तक फ्री का पानी दे सकती है, हमें पैसा भी नहीं भरना पड़ेगा। नहीं, आपको पता होगा अंटार्कटिका हमेशा से ऐसा नहीं था। अंटार्कटिका में कभी-कभार, कभी टाइम पर कुछ माइक्रोब्स ये रहे होंगे और हमें पता नहीं है कि वो कैसे माइक्रोब्स होंगे। क्या वो डिज़ीज़ कॉज़ करेंगे या वो हमें बेनिफिट पहुँचाएँगे या हम लोग को कुछ सुपर ह्यूमन बना देंगे या फिर हमारी ह्यूमन स्पीशीज़ ही हटा देंगे। तो इसलिए साइंटिस्ट चाहते हैं कि वो बर्फ़ ना पिघले और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो पिघल रही है उसको एनवायरनमेंट वाले देख रहे हैं, ठीक है। आपको अपना माइक्रोबियल का काम करना है, तो माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करेंगे। उसके बाद जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी, सिस्टम बायोलॉजी, जीनोमिक्स, प्रोटियोनोमिक्स, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। इंडस्ट्रियल का सबसे ज़्यादा काम आता है माइक्रोबायोलॉजी में, ठीक है। जैसे कि कोई भी पर्टिकुलर एंजाइम या फिर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये सब मिलते कहाँ से हैं, ये सब प्रिपेयर कहाँ से होते हैं? नॉर्मली जनरली ये सब माइक्रोब से ही प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको इकोलाई या कोई पर्टिकुलर बैक्टीरिया को ग्रो करना है, या फिर एक याकुल्ट होता है, ठीक है, जो कि गट बैक्टीरिया के लिए अच्छा होता है। बेसिकली होता क्या है, उसमें गट बैक्टीरिया ही भरे हुए होते हैं, तो उस सब के लिए वो काम करता है। और उसको इंडस्ट्रियल वे में माइक्रोबायोलॉजी जो होते हैं कंजर्व करके रखते हैं और उसको सेल आउट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी। अब ये इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी कौन सा है? चलिए एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। ऑयल स्पिल्स में कौन सा बैक्टीरिया जो होता है वो काम करता है और किसने उसको डिस्कवर किया था? हमारा इंडियन रिलेशन है इससे, इस क्वेश्चन से, तो वो आपको जल्द से जल्द पता करना पड़ेगा, ठीक है। आप उसको कमेंट में लिख के बताइएगा। अब बताते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी कोर्स में क्या इंपॉर्टेंट है। लोगों की पसंद बहुत होती है माइक्रोबायोलॉजी कोर्स को करने की, पर क्योंकि पसंद है, ज़्यादा इम्पैक्ट भी है, तो इसमें ज़्यादा सीटें भी कम होती हैं और ज़्यादा कंपटीशन भी होता है। तो आपको सिर्फ वही वही पढ़ना है जो चीज़ इसमें आती है। आप 10 चीज़ें पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी में, आपका काम नहीं बन पाएगा। कोर्स के बारे में एक बार देख लेते हैं, कोर्स इसका क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले कोर्स, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स है तो इसमें सबसे पहले आप टूल्स इन माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बात करते हैं। माइक्रोबियल जेनेटिक्स, सेल स्ट्रक्चर, माइक्रोबियल डाइवर्सिटी, ये सब चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत होती है। और ये माइक्रोबियल डाइवर्सिटी ही हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। माइक्रोबियल डाइवर्सिटी, जो कि हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। उसके बाद टूल्स इन माइक्रोबायोलॉजी, जो कि आपकी टेक्निक्स होती हैं, पीसीआर हो गई या फिर और कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गई, भी आपकी टेक्निक्स है, स्ट्रीकिंग मेथड, स्ट्राइकिंग मेथड, ये सब चीज़ें आपको इसमें पढ़ना पड़ता है। हम क्वेश्चन इसके करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद आपका आता है प्लांट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, कंजर्वेशन। ये सब आपका इंटर डिपार्टमेंट कोर्स है जो कि आपका वॉशिंग ही चलता है, तो ये वैसा ही है जैसे आपका उसमें था, दूसरे इन्वायरमेंटल बायो मतलब इन्वायरमेंटल साइंसेस में था। उसके बाद आपका माइक्रोबियल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री आती है। बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबियल बायोकेमिस्ट्री, ठीक। ये बिल्कुल बायोकेमिस्ट्री से रिलेट मत करिएगा, माइक्रोबियल बायोकेमिस्ट्री लगभग लगभग सेम होती है, पर कुछ चीज़ें इसमें अलग पढ़नी होती है आपको, तो वो चीज़ हम आपको
पढ़ा देंगे। उसके बाद इन्वायरमेंटल बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, और उसके बाद आपका आता है इम्यूनोलॉजी, जो कि आपको इस कोर्स में पढ़ना पड़ता है। पर ये जो आपका माइक्रोबियल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबियल फिजियो एंड बायोकेमिस्ट्री, ये आपका किस में काम आता है? ये आपका काम आता है नन अदर देन आपके एंट्रेंस एग्जाम में। उसके बाद आपका आता है माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी, अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद आपको माइक्रोब्स के फैक्ट्स जानने पड़ेंगे, कौन कौन से फैक्ट्स, कौन कौन सा माइक्रोब्स किसके लिए काम आता है, ठीक है। फिर माइक्रोब्स इन डिफरेंट फील्ड, माइक्रोब्स इन डिफरेंट फील्ड्स, जैसे कि आपका इंडस्ट्रीज में काम आ गया, क्या कहते हैं, हेल्थ केयर में क्या काम आता है, डिजीज में क्या काम आता है, और आपकी न्यूट्रा फार्मास्यूटिकल्स में क्या क्या काम आता है माइक्रोब्स का, सब आपको जानना पड़ेगा। फोर्थ सेमेस्टर में आपके पास एक डिसर्टेशन का काम होगा, जो आपका 80 क्रेडिट का अकेला का कोर्स होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी आपकी माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी और आपका इन्वायरमेंटल साइंसेस के बारे में। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद से ज़्यादा आपको समझ आया होगा कि आपको क्या चीज़ें करनी है और कब कैसे करनी है। हर एमएससी के लिए पढ़ाई अलग होती है, हर एमएससी के लिए आपको चीज़ें अलग से इम्प्लीमेंट करनी पड़ती हैं। तो यही था आज का वीडियो। उम्मीद है हम जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियोस के साथ और डिफरेंट फील्ड के साथ। आपको कौन सा वीडियो चाहिए आप जल्दी कमेंट में लिख दीजिए उसमें, ठीक है, तो ताकि हम लोग उस चीज़ को ज़्यादा स्केल अप कर पाए, जल्दी जल्दी बना पाए, और सारे क्वेश्चन, सारे एमसीक्यू आपके पास 10-10, 15-15, 20-20 मिनट के एट मैक्स आपके पास रेडी होंगे, ठीक है, और आप लोग उसको करके ईजिली मेन कैंपस में अपनी सीट पक्की कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच अगेन, और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जो भी चीज़ आपको क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप कमेंट में लिख दीजिए, नहीं तो वाले एजुकेशन ऐप पे आपके नीचे नंबर चल ही रहा होगा, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं और ऐप पे भी जाके क्वेरी डाल सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय।